हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। हटा से मिल रही है। बोरवेल में गिरे बच्चे का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। 35 फीट गहरे बोरवेल से प्रियांश को निकाल लिया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में है फिलहाल प्रियांश और करीब 4 से 5 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। आपको बता दें दोपहर 2:30 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। SDRF और पुलिस की टीम रेस्क्यू कर रही थी और राहत भरी खबर, बड़ी सफलता मिली है रेस्क्यू टीम को। 3 से 4 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद प्रियांश को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। अभी फिलहाल डॉक्टरों की टीम उसकी देखरेख कर रही है, डॉक्टरों की निगरानी में है और 4 से 5 घंटे तक की रेस्क्यू ऑपरेशन चला। करीब दोपहर 2:30 बजे से इसकी शुरुआत की गई थी और थोड़ी देर पहले उसे बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नरेश से। नरेश, बोरवेल से प्रियांश को निकाल लिया गया है, अभी डॉक्टरों की निगरानी में है, कैसी स्थिति है उसकी? बिल्कुल आकांक्षा, ये बालक जो बोरवेल में गिरा था, करीब 4 घंटे चले रेस्क्यू के बाद बच्चे को निकालने में रेस्क्यू दल को सफलता मिली है और मासूम प्रियांश को कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बोरवेल से निकाल लिया गया है। फिलहाल जो बच्चा है वो बेहोशी की हालत में है। बच्चे के मेडिकल या उसकी स्थिति के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बच्चे को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल दमोह रेफर किया गया है। एम्बुलेंस के साथ जिला कलेक्टर और SP सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी दमोह जिला अस्पताल के रवाना हुए हैं। सभी बच्चे की सकुशलता के लिए कामना कर रहे हैं। बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर्स द्वारा कोई जानकारी आने के बाद ही कोई उसकी बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सामने आएगी। आकांक्षा, नरेश, डॉक्टर्स ने कुछ कहा क्या? अगर आपसे उनकी बातचीत हुई प्रथम दृष्टया क्या कुछ बोल रहे हैं वो? देखिए, करीब 6:45-46 में बच्चे को निकाला गया है और सीधे बच्चे को एम्बुलेंस में शिफ्ट कराकर तत्काल ही उसे जिला अस्पताल दमोह ले जाया गया है, क्योंकि यहाँ से जो घटनास्थल से जिला अस्पताल दमोह की दूरी है वो करीब 45 किलोमीटर दूर है। ऐसे में बच्चे को प्राथमिकता से जिला अस्पताल तत्काल ले जाना रेस्क्यू दल की प्राथमिकता थी और बच्चे को तत्काल ही मौके से रवाना कर दिया गया है। जी नरेश, उनके परिजनों या फिर रिश्तेदारों से बातचीत हुई है क्या? फिलहाल मीडिया के सामने बच्चे के रेस्क्यू के बाद किसी भी अधिकारी या परिजन ने कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। अधिकारियों के साथ बच्चे के जो परिजन हैं और ग्रामीण हैं वो सभी जिला अस्पताल के लिए रवाना हो चुके हैं। आकांक्षा, ठीक है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि करीब 4 से 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि 3 साल का मासूम प्रियांश बेहोशी की हालत में बोरवेल से बाहर निकाला गया है। और अभी जो प्रायोरिटी है डॉक्टर्स की वो यही है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जो भी ताजा अपडेट होगा वो नरेश हम आपसे लेते रहेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोपहर 2:30 बजे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं NDRF और पुलिस की टीम गोद में उठाए हुए है मासूम प्रियांश को और फिलहाल उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। और डॉक्टर्स की अभी तक ये प्रायोरिटी यही है कि जल्द से जल्द बच्चे को सेंसस में वापस लाया जा सके और मीडिया से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। उसके परिजन, रिश्तेदार, तमाम लोग सभी जिला अस्पताल गए हुए हैं और सब यही कामना कर रहे हैं कि बच्चा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। जैसा कि हमारे सहयोगी नरेश ने बताया कि अभी वो बेहोशी की हालत में था बच्चा जब उसे बाहर निकाला गया, तो ऐसे में चिंता की बात भी है। दोपहर 2:30 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, सुबह से वो इसमें फंसा हुआ था। काफ़ी गहरा ये बोरवेल था और बीच में जाकर के हालांकि वो बच्चा फंस गया था। फिर उसके बाद रेस्क्यू किया गया, सफल रेस्क्यू किया गया। हालांकि बहुत जल्द उसे बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी वो बेहोशी की हालत में है। जिला अस्पताल उसे ले जाया गया है। 35 फीट गहरे बोरवेल में वो गिर गया था और सुबह से ही पुलिस की टीम और SDRF की टीम लगी हुई थी कि मासूम प्रियांश को बाहर निकाला जा सके, उसे बचाया जा सके। और पैरेलल एक गड्ढा खोदा गया और फिर उसके बाद मासूम का रेस्क्यू किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको IBC 24 में दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस की तस्वीरें भी है। एम्बुलेंस लगातार वहां पर बनी हुई थी। जैसे ही बच्चे का रेस्क्यू किया जाता, डॉक्टर्स का यही कहना था कि सबसे पहले उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। और अभी
उसको जिला अस्पताल ले जाया गया है। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि करीब 35 से 45 किलोमीटर दूर है जिला अस्पताल, और ऐसे में अभी तक वो जिला अस्पताल पहुंच चुका होगा और वहां पर डॉक्टर्स की निगरानी में है। और सभी लोग यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो प्रियांश अपने सेंसेस में आए और वो पूरी तरह से ठीक हो, सकुशल हो। 35 फीट गहरे बोरवेल से उसे निकाल लिया गया है। 5 से 6 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। बोरवेल में पिछले दिनों एक मासूम के गिरने से उसकी मौत हो गई थी, उसे बचाया नहीं जा सका था, लेकिन हटा से एक अच्छी खबर आई। मासूम प्रियांश को 5 घंटे के बाद बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया और अभी उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 में हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। उन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कष्टदायक रहा होगा उस मासूम के लिए। 5 से 6 घंटे तक छोटे से गड्ढे में फंसे रहना, 3 साल का बच्चा जिसे किसी बात की समझ नहीं है, और जब उसे बाहर निकाला गया तो वो अपने सेंसेस में नहीं था, बेहोश था और उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया है। एम्बुलेंस मौके पर ही मौजूद थी और जैसे ही वो बाहर निकला वैसे ही तुरंत उसको ले जाया गया एम्बुलेंस से जिला अस्पताल, और वहां पर अभी डॉक्टर्स की वो देखरेख में है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 में हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें दमोह के हटा की ये तस्वीरें हैं और आज खेलते खेलते 3 साल का मासूम प्रियांश बोरवेल में गिर गया था और बोरवेल काफ़ी गहरा था, हालांकि बीच में ही वो फंसा हुआ था। रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रही थी प्रियांश को बाहर निकालने के लिए। 5 से 6 घंटे तक करीब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पुलिस की टीम, स्थानीय लोग, ग्रामीण भी वहां पर मौजूद थे। बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। मध्य प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने में अब सिर्फ 1.5 साल का ही समय रह गया है। ऐसे में अब सूबे के मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगने शुरू हो गए हैं। इन कयासों को बल मिलने की वजह है कि हाल ही में प्रदेश बीजेपी संगठन के अपनी टीम में 5 नए पदाधिकारियों का नियुक्त करना। खास बात यह है कि इन पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रदेश संगठन को न केवल पार्टी संविधान में संशोधन करना पड़ा, बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व से विशेष अनुमति भी लेनी पड़ी। दरअसल जिन लोगों को नया पदाधिकारी बनाया गया है उनमें संघ और सिंधिया की पसंद के नेता शामिल हैं। अब माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जिन 4 चेहरों को शामिल किया जाएगा उनमें सिंधिया, संघ और संगठन के साथ साथ सीएम की पसंद का एक चेहरा शामिल हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में जगह पाने के पीछे रहे विंध्य और महाकौशल को प्राथमिकता भी दी जा सकती है। हालांकि बीजेपी इसे सीएम का विशेष अधिकार बता रही है तो कांग्रेस इसे बीजेपी के अंदर का घमासान बताने में लगी है। बता दें कि प्रदेश में कुल 31 मंत्री पद हैं और 4 पद खाली हैं। अधिक आयोजन, महिलाओं के कार्यक्रम, युवाओं के कार्यक्रम, इसलिए कार्यक्रम लगातार सरकार की विधानसभा में कामकाज, यही हमारा अभियान है। बाकी जो बातें हैं केवल बतौलेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। सिंधिया समर्थक गए हैं वहाँ पे, उनको हटा के फिर लगा सकते हैं। बाकी तो सीट है ही, 2-3 सीट हैं और एक से एक वरिष्ठ नेता, चाहे रामपाल सिंह जो हों, बिश्नोई जी हों, शुक्ला जी हों, कई लोग जो हैं उस पर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी उनको चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के पूर्व अध्यक्षों को भी पेंशन और अन्य भत्ते देने की मांग तेज होती जा रही है। दरअसल विधानसभा सचिवालय की ओर से राज्य सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री की तरह ही पूर्व विधानसभा अध्यक्षों को भी पेंशन, भत्ते और प्रोटोकॉल देने की मांग की गई है। फिलहाल ये प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। मामले में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि देश में छत्तीसगढ़ के साथ कई राज्यों में पूर्व स्पीकर को भी सुविधाएं दी जा रही है। फिलहाल सरकार के पास प्रस्ताव चर्चा में है, जल्द ही इस पर फैसला होने की उम्मीद है। ये पत्र गया है यहाँ से, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों को भी प्रोटोकॉल मिले, तो अभी क्या, अभी कुछ नहीं है, तो इसके लिए सरकार के स्तर पर चला गया, कार्रवाई हो रही। पत्र भी यहाँ से गया है और ये हुआ कि पूर्व विधायक कई प्रांतों ने दे के रखा, तो उसी प्रांत की तरह यहाँ भी दे दें। बड़ा प्रांत हमारा है, वो जनसंख्या ज़्यादा है, ये पत्र गया, सरकार विचार कर रही है उसमें। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू करने के लिए कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों की इस मांग ने अब सरकार की भी टेंशन बढ़ा दी है।
दरअसल राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद मध्य प्रदेश में भी कर्मचारी ये मांग उठाने लगे हैं। कर्मचारी 13 मार्च को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 1 जनवरी 2005 या इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। प्रदेश के 54 अधिकारी कर्मचारी संगठन हमारे साथ हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो 2005 से बंद है, उससे 3 लाख कर्मचारी अधिकारी प्रभावित हैं और राजस्थान सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार को भी पुरानी पेंशन बहाली करना चाहिए। 2005 के पहले की जो पेंशन है वो कर्मचारी परिवारों के कर्मचारियों के हितों में बहाल होना चाहिए। कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने, गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने उसको बहाल कर दिया है। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी इसको बहाल करें। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में न केवल कर्मचारियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति करती रही है, बल्कि मध्य प्रदेश के विकास में कर्मचारी अपना अहम योगदान भी दे रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को किसी भी तरह से हक नहीं बनता कि वो इस प्रकार के भरमाने और भटकाने की बात करे। मैंने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से मांग की है और संकल्प के माध्यम से विधानसभा में प्रस्तुत करके आ रहे हैं। आज हमने विधानसभा में प्रश्न लगाया है कि सदन में इस बात की चर्चा कराएं। मध्य प्रदेश में राज्य सांख्यिकी आयोग का जल्द ही गठन किया जाएगा। डेटा प्रबंधन और होने वाले सरकारी शोधों की मजबूती के लिए इसका गठन किया जाएगा। अर्थशास्त्रियों के गठित टास्क फोर्स ने इसका प्रस्ताव भी सरकार को दे दिया है। आयोग कर्मचारियों की आय, आर्थिक नीतियों, योजनाओं का नियमन और क्रियान्वयन, खर्च और आय समेत अन्य कई विषयों पर आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट देगा, जिससे संबंधित मामलों पर सरकार को निर्णय लेने में आसानी होगी। इसके अलावा प्रदेश के किस विभाग को कितनी क्या आर्थिक रूप से आवश्यकता है, उनका साल दर साल क्या स्थिति रही है, इस पर आयोग शोध करेगा। इतने नहीं बल्कि वर्तमान में सांख्यिकी विभाग के कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम भी आयोग करेगा, ताकि सालों से जारी अध्ययनों का सटीक विश्लेषण किया जा सके। और आइए देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। जंग का मैदान बने यूक्रेन में हालात बद से बदतर हैं। युद्ध और तनाव के माहौल के बीच बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की फोन पर बात हुई। रूस की मीडिया ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि यूक्रेन रूस के साथ बातचीत के लिए सहमत हो गया है। इसी कड़ी में बातचीत के लिए यूक्रेन का एक प्रतिनिधिमंडल बेलारूस रवाना हुआ है। यूक्रेन पर लगातार चौथे दिन भी रूस का हमला जारी है। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक लड़ाई में लगभग 4300 रूसी सैनिक मारे गए हैं। साथ ही लगभग 146 टैंक, 27 विमान और 26 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया है। जंग के चौथे दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ा झटका लगा है। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन यानी कि IJF ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया है। फेडरेशन ने यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण ये फैसला लिया है। वहीं पोलैंड और स्वीडन की फुटबॉल टीमों ने भी रूस के खिलाफ फीफा विश्व कप साल 2022 के क्वालिफायर मुकाबले खेलने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ चुका है। 5वें चरण में 12 जिलों के 61 सीटों पर 53% से ज्यादा का मतदान हुआ है। आज 693 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। इस फेज में डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार के बाद पीएम मोदी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। बता दें कि पीएम मोदी उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान विरोधियों पर लगातार हमला कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अवैध कब्जे के मामले आपने कई बार सुने और देखे भी होंगे। एक बार फिर अफसरों की कारगुजारी उजागर हुई है। नगर निगम के अफसरों ने मिलीभगत कर सरकारी जमीन को निजी बता दिया, जिससे शहर के चौराहे का चौड़ीकरण रुकने के साथ ही चौराहे पर लगने वाली प्रतिमा का काम भी अटक गया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे और उनकी लापरवाही से होने वाली परेशानी को देखा और महसूस भी किया होगा।
एक बार फिर सागर में अफसरों की कारगुजारी विवादों में है। दरअसल सागर में पहले से ही बीजेपी के प्रत्यय पुरुष दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अटल पार्क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। अब तीली इलाके में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर प्रस्तावित चौराहे और मुखर्जी की प्रतिमा स्थल की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे का मामला उजागर हुआ है। बताया जा रहा है कि जहां चौराहा है और मुखर्जी की प्रतिमा लगनी है, उसके पास के पेट्रोल पंप मालिक ने नगर निगम के अफसरों के साथ मिली भगत कर सरकारी जमीन पर मालिकाना हक पा लिया है, जिससे चौराहे पर प्रतिमा लगने का काम और चौराहे के चौड़ीकरण का काम अटक गया है। हद तो तब हो गई जब नगर निगम के जिम्मेदारों ने भूमाफियाओं को क्लीन चिट दे दी। मामले में वर्तमान सांसद राज बहादुर सिंह का कहना है कि ये सरकारी जमीन है। जब वे 2008 में पार्षद थे, तब यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगाने, चौराहे के विस्तार और सौंदर्यीकरण करने के लिए राशि भी स्वीकृत की थी। सांसद के बयान पर पूर्व पार्षद कैलाश चौरसिया भी अपनी सहमति दे रहे हैं। हाँ, उस पर पैसा भी खर्च हुआ है। हमें लगता है कि यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो उसमें कुछ, हमें ऐसा याद है कि 3-4 लाख रुपए की उस जगह पे फिलिंग भी कराई थी नगर निगम ने। राशि जारी हुई थी और उससे कुछ काम भी हुआ, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। मूर्ति वगैरह लगने का या और जो सौंदर्यकरण जो आसपास जो उनका काम होना था वो नहीं हो पाया। सीमांकन वगैरह करके उस समय वो कुछ रिटेनिंग वाल वगैरह बनाई गई थी और समतलीकरण किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे और प्रतिमा के लिए 8,39,000 रुपए स्वीकृत होने और 3,64,000 रुपए खर्च होने का प्रमाण IBC 24 के हाथ लगे हैं। IBC 24 ने जमीन से जुड़े दस्तावेज कलेक्टर दीपक आर्य को दिखाए, जिसके बाद कलेक्टर ने SDM को जांच के आदेश दे दिए हैं। क्योंकि ये शिकायतें पहले भी हैं और देखने से भी लगा कि ये भूमि शासकीय होनी चाहिए, लेकिन जब ये इसकी जांच की गई तो प्रथम दृष्टया और रिकॉर्ड के अनुसार ये जमीन शासकीय प्राइवेट व्यक्ति के नाम से ही उसे मिली है। लेकिन चूंकि जैसा बताया जा रहा है कि ये पहले शासकीय भूमि थी, तो इस संबंध में एक विस्तृत जांच करवाई जाएगी। भूमि पर अवैध कब्जे की लिखित शिकायत भी सागर नगर निगम में की गई, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर इस जमीन का मालिक पेट्रोल पंप के मालिक को बताकर शिकायत का निराकरण कर दिया गया। मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जमीन सरकारी सबूत हुई तो कब्जे हटाने के साथ ही भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर वहाँ पर पहले से मूर्ति प्रस्तावित है और किसी का कब्जा है तो उसमें कब्जा भी हटाया जाएगा, मूर्ति भी लगाएगा। IBC 24 ऐसे मामले पहले भी उजागर करता रहा है। अब ये मामला मंत्री भूपेंद्र सिंह की जानकारी में भी आ चुका है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकारी जमीन पर काबिज कब्जाधारियों पर शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। उमेश यादव, IBC 24, सागर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।